अन्य नाम जो कहानी के इस भाग में आए हैं आपकी दी गई सूची के अनुसार उपयोग किए गए हैं। आसमान गहरा होता जा रहा था और जल्द ही रात पूरी तरह से धरती को अपनी चपेट में ले लेगी। पार्थ भीड़ के बीच खड़ा था, बाकी लोगों की तरह ही, दूर क्षितिज पर टकटकी लगाए हुए। दूर जंगल की गहराई से हिंसक जानवरों की दहाड़ रुक रुक कर गूंज रही थी। अगर शिकार दल अंधेरा छाने से पहले रक्षा ठिकाना नहीं लौट पाया तो उन्हें अथाह अंधेरे और हिंसक जानवरों के लगातार हमले का सामना करना पड़ेगा। अचानक पार्थ को अपनी बांह पर एक कसकर पकड़ महसूस हुई। नीचे देखा तो उसकी माँ उसे पकड़े हुए थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में बेबसी थी। माँ, चिंता मत करो, पिताजी और बाकी सब बस आते ही होंगे किसी भी पल, उसने उन्हें धीमे से दिलासा दिया। महिला ने सिर हिलाया, फिर बेचैनी से दूर देखती रही। पार्थ ने चारों ओर देखा। 100 से अधिक लोगों के चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। वह मन ही मन आ भर कर रह गया। उसे समझ नहीं आया कि मेट्रो में एक झपकी लेने के बाद वह इस दुनिया में कैसे जाग गया। आज यहाँ उसका दूसरा दिन था। यह दुनिया उसकी पिछली दुनिया से मिलती जुलती थी, सिवाय इसके कि 10 साल पहले प्रकृति में बदलाव आया था। पशु पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी बदल गए थे, वे बड़े, ज्यादा हिंसक और खूंखार हो गए थे। इंसानों के बीच जागृत लोग अवेकनर्स सामने आए, जिनके पास साधारण लोगों से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति थी। वे तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे और कुछ शीर्ष स्तर के जागृत लोग तो गर्म हथियारों से भी अछूते थे, जो एक बार से प्रलय से पहले के शहर को नष्ट कर सकते थे। जाहिर है, जागृत लोग दुर्लभ थे। उनकी उपस्थिति ने शहरों को जन्म दिया, जिसने बचे हुए लोगों को आकर्षित किया। कहा जाता था कि कुछ बड़े शहरों में जीवन 10 साल पहले जैसा ही था, बिजली, इंटरनेट, स्वादिष्ट भोजन और साफ पानी। लोग सबवे से यात्रा करते थे, 9 से 5 की नौकरी करते थे। संसाधन सीमित थे और ज्यादातर साधारण लोगों को शहरों में, छोटे शहरों में भी प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था। वे हिंसक जानवरों से सुरक्षा के लिए बस शिविर ही बना सकते थे। बिजली के बारे में तो भूल ही जाओ, बुनियादी सुरक्षा भी गारंटीशुदा नहीं थी। उनके पास भोजन, दवाइयाँ, ऊर्जा और रोजमर्रा की चीजों की कमी थी। वे लगातार जीवन और मृत्यु के बीच की धार पर चल रहे थे। इस शरीर का मूल मालिक भूख से इतना तंग आ गया था कि वह चुपके से बाहर जाकर कुछ अज्ञात जंगली फल खा आया, जिससे उसे 3 दिन तक तेज बुखार रहा और वह मर गया, शरीर पार्थ के लिए छोड़ गया। क्या सच में कुछ हो गया है? वह अपनी मुठ्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसी क्षण पास के 7-8 मीटर ऊंचे लकड़ी के पहरेदार टॉवर से उत्साहित चीखें आईं, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। सच में? कहाँ कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। ऊपर से नज़ारा बेहतर दिखता है। हमें भी जल्द ही दिख जाएंगे। बहुत बढ़िया। वे आखिरकार वापस आ गए। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। दूर क्षितिज पर निगाहें गड़ाने पर उन्हें क्षितिज पर छोटे छोटे काले बिंदु दिखे, जो करीब आते जा रहे थे। जैसे ही सभी ने राहत की सांस ली, उनके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। हालांकि जैसे जैसे दल करीब आया, भीड़ के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे जम गई। करीब दर्जन भर लोग नजर आए, धनुष और भाले लिए हुए, पूरी तरह से थके हारे। कुछ को सहारा देकर लाया जा रहा था, कुछ को पीठ पर लादा गया था। यहाँ तक कि जो चल पा रहे थे, वे भी घायल थे। शिकार किए गए जानवरों का कोई निशान नहीं था। कुछ पैनी नजर वाले लोगों ने देखा कि कुछ सदस्य गायब थे। दल धीरे धीरे पास आया और पुल के सामने रुका। सबसे आगे चौकोर चेहरे वाला एक व्यक्ति था, जिसका भाव गंभीर था। उसकी दाहिनी बांह पर कई खूनी घाव थे, लेकिन उसके चेहरे पर केवल अपराध बोध था। उस क्षण समय थम सा गया। उस आदमी ने अपने सूखे होंठों पर जबान फेरी और धीरे से कहा, मुझे माफ करना। इस बार हमारा सामना 2 मध्यम स्तर के हिंसक जानवरों से हुआ। उन्होंने हम पर अचानक हमला कर दिया। हमने न केवल अपना शिकार खो दिया, बल्कि विवेक, अशोक और नितिन। वे, उसके वाक्य पूरा करने से पहले भीड़ में कई लोगों को चक्कर आया और वे गिर पड़े। अफरा तफरी मच गई क्योंकि लोग तेजी से बेहोश हुए लोगों को घर ले जाने लगे। शिकार दल के बाकी सदस्यों ने शर्म से सिर झुका लिया। वे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। पार्थ का शरीर थोड़ा कांप गया। 3 लोग मारे गए, एक ही बार के शिकार में मारे गए। मूल मालिक की यादों से यह उनका अब तक का सबसे बड़ा नुकसान था। चौकोर चेहरे वाला व्यक्ति पार्थ का पिता गुरदीप था, वही नेता जिसने इस रक्षा ठिकाना को स्थापित किया था। विरल आवाजों के बीच धीमी सिसकियां और आहें सुनाई दी। कुछ लोग शोक संतप्तों को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही शिकार दल धीरे धीरे अंदर गया, पुल उठा लिया गया। 3 मीटर से अधिक ऊंची दीवारों से घिरा पूरा शिविर सुरक्षा का एक दुर्लभ एहसास दे रहा था। घायल पुरुषों की पत्नियां और बच्चे दिल टूटे हुए थे, फिर भी उन्हें एक गुप्त राहत थी कि कम से कम उनके प्रियजन जीवित तो लौट आए थे। जिनकी चोटें मामूली थीं, वे अपने परिवारों के साथ चले गए। जल्द ही अंधेरे ने पूरी तरह से शिविर को अपनी चपेट में ले लिया। अब केवल हल्की चांदनी से ही दिखाई दे रहा था। गुरदीप, तुम्हारी बांह। महिला ने चौकोर चेहरे वाले आदमी की दाहिनी बांह पकड़ी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पार्थ करीब आया। उसे स्थानांतरित हुए कुछ ही दिन हुए थे और वह अभी भी अपनी नई पहचान से तालमेल बिठा रहा था। मैं ठीक हूँ। गुरदीप ने सिर हिलाया, अपराध बोध से भरा हुआ, यह सब मेरी गलती है।
अगर मैंने उन दोनों जानवरों को पहले देख लिया होता तो विवेक और बाकी सब। नहीं, नहीं। धम। एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर पड़ा और एक गंजे आदमी ने उसे सांत्वना देने के लिए कहा, गुरदीप, यह तुम्हारी गलती नहीं है। इस कमबख्त दुनिया को दोष दो। देर सबेर यह हम सबको ले ही लेगी। जाकर आराम करो। उसने गुरदीप की पीठ थपथपाई, फिर पार्थ को देखकर मुस्कुराया और अपने परिवार के साथ चला गया। पिताजी, चलिए घर चलते हैं। पार्थ ने कहा, भाई वहां इंतजार कर रहा है। गुरदीप रुका और सिर हिलाया। पूरा रक्षा ठिकाना सन्नाटे में था। आसपास के घरों में आग की लपटों की टिमटिमाहट के साथ कभी कभार चरचराहट और धीमी आवाजें आ रही थीं। माँ, मुझे भूख लगी है। मुझे और खाना है। सो जाओ प्यारे। जब तुम सोओगे तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। पर मुझे सच में भूख लगी है। अच्छे बच्चे बनो। हमारे पास अब और खाना नहीं बचा है। आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। गुरदीप के चेहरे पर अपराधबोध और गहरा हो गया। इस दृश्य पर पार्थ का दिल बैठ गया। इस शरीर के पिछले मालिक का पिता कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन ईमानदार और दयालु था। जब भी उनके पास शिकार होता था, वह उसे शिविर के लोगों में समान रूप से बांट देता था। बूढ़ों, कमजोरों, महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखता था, भले ही इसका मतलब यह हो कि उसके अपने परिवार को अपनी बेल्ट कसनी पड़े, जिससे कुछ लोगों में नाराजगी होती थी। हाल के समय में शिकार में उनका भाग्य खराब रहा था, जिसके परिणामस्वरूप भोजन की कमी हो गई थी। हर कोई भूखा था। जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आ रही थी, अगर हालात नहीं सुधरे तो नरभक्षण का दृश्य सच में सामने आ सकता था।